हाँ तो बच्चों, आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और अब हमेशा मैं आपके संपर्क में रहूँगा। मेरे मन में बहुत दिनों से एक जिज्ञासा थी कि मैं अपने छात्र छात्राओं के हित में, छात्र छात्राओं के लिए कुछ करूं। इसके लिए मैंने एक सर्वे किया। उस सर्वे में पाया कि हमारे छात्र छात्राओं को अंग्रेजी भाषा में बड़ी समस्या आती है, दूर भागते अंग्रेजी भाषा से। तो अंग्रेजी भाषा नहीं, किसी भी भाषा से या किसी भी काम से दूर भागने से मंजिल नहीं मिलती है। हमें उस मंजिल के रास्ते में जाना होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ हमारी मंजिल है, ये हमारा रास्ता है। हमने यहाँ से चलना शुरू किया है, चलते चलते यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ के बाद कुछ प्रॉब्लम महसूस की, तो कुछ समस्याएं महसूस करने पर मुझे निर्णय अपना नहीं बदलना है। ये नहीं कि हम अपना निर्णय बदल दें कि चलो भाई हम वापस ही चलते हैं, हमें मंजिल पर नहीं पहुंचना है, ऐसा नहीं। क्योंकि लगभग आधी दूरी तय कर ली है और लगभग आधी दूरी बची हुई है। आप आधी दूरी वापस आएंगी और उतनी आधी दूरी आपको मंजिल की ओर भी जाना है, तो यहाँ आप वापस तो जल्दी आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लग जाएगा आपको। आप धीमी गति से भी आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक क्षण ऐसा आएगा कि आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। रास्ते में कई अड़चनें आती भी हैं, ये बात स्वाभाविक है, लेकिन उन अड़चनों से घबराना भी नहीं है। हमें अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख देखनी है। पांडवों ने, जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों की परीक्षा ली, तो सभी भाइयों को कहीं पेड़ पत्ते फल फूल गुरुजी दिखाई दे रहे थे, कहीं कुछ दिखाई दे रहा था। मात्र अर्जुन ही एक ऐसा था कि उसे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, मतलब उसे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी अपना अर्जुन की तरह लक्ष्य दिखाई दे। इस विकट परिस्थिति में, कोरोना जैसी विषम समस्याओं से हम ग्रसित हैं, घिरे हुए हैं। इसके कारण न तो विद्यालय में पढ़ाई हो पा रही है, न कोचिंग वगैरह में बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ऐसा बच्चे सोच रहे हैं। तो ऐसी सोच बिल्कुल नहीं बनाना है। इसके लिए शासन ने बहुत बड़े स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बच्चों के हित में की हैं। ऑनलाइन शासन ने पढ़ाई की व्यवस्था की हुई है। सारे टीचर्स हर क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। शासन ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। शासन के द्वारा कोई कमी बच्चों की पढ़ाई में नहीं रखी गई है। और मैंने भी सोचा कि बच्चे अंग्रेजी भाषा से डरते हैं, तो उनको क्यों ना उस ओर हम खींचने का प्रयास करें, उनका डर छुटाएं। तो देखिए, मैं आपको अंग्रेजी भाषा पढ़ाऊंगा और बिल्कुल शुरू से लेके आपको एंड तक ले जाने का प्रयास करूंगा। बड़े सिंपल वे में चलूंगा आपके साथ। मैं आपको आपके अनुकूल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोई भाषा हम सीखते हैं तो उसका प्रारंभ उसके अल्फ़ाबेट से यानी वर्णमाला से होता है, और इसमें ग्रामर का बड़ा महत्व होता है, व्याकरण का महत्व बड़ा होता है, बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। तो हमें भाषा जब सीखनी होती है, किसी भी भाषा को सीखना होता है, तो उसका अल्फ़ाबेट, उसका ग्रामर, उसका यानी व्याकरण सीखना पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लैंग्वेज ग्रामर रिलेशनशिप। लैंग्वेज ग्रामर
रिलेशनशिप। लैंग्वेज ग्रामर रिलेशनशिप, भाषा व्याकरण संबंध। भाषा व्याकरण संबंध, भाषा व्याकरण का बहुत संबंध है, ठीक है ना। अब देखिए ग्रामर का डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं हम लोग पहले। ग्रामर का डिक्शनरी मीनिंग। ग्रामर का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? ग्रामर इज द स्टडी और साइंस ऑफ, ग्रामर इज द स्टडी और साइंस ऑफ rules for the words and structure of a language. The words and structure of a language. तो यह आपका ग्रामर का डिक्शनरी मीनिंग हुआ कि ग्रामर इज द स्टडी और साइंस ऑफ रूल्स फॉर द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। अर्थात व्याकरण किसी भाषा के शब्दों व ढांचे के नियमों के अध्ययन अथवा विज्ञान को कहते हैं। व्याकरण किसी भाषा के शब्दों व ढांचे के नियमों के अध्ययन अथवा विज्ञान को कहते हैं। व्याकरण से भाषा से संबंधित नियमों का पता चलता है। व्याकरण क्यों सीखना पड़ती है, क्या क्यों जरूरी है ग्रामर कि ग्रामर से यानी व्याकरण से भाषा से संबंधित जो नियम होते हैं उन नियमों को हम सीख लेते हैं, उनका पता हमें चलता है, जिससे किसी भाषा के पढ़ने व लिखने के शुद्ध रूप की जानकारी हमें हो जाती है। हमने नियम सीख लिए तो कोई भाषा है मतलब तो उसके पढ़ने व लिखने के शुद्ध रूप की हमें जानकारी लग जाती है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा? इससे स्पष्ट हो रहा कि व्याकरण का भाषा से सीधा संबंध है। व्याकरण का भाषा से सीधा संबंध है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के लिए ही होती है। व्याकरण भाषा के लिए ही होती है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें ग्रामर सीखना इसलिए ज़रूरी होती है। अब अंग्रेजी भाषा की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं अंग्रेजी भाषा का प्रारंभ कहाँ से होता है? अल्फ़ाबेट से होता है, सब लोग जानते हैं। तो ध्यान दें थोड़ा सा आप लोग, बिल्कुल इतना इजी वे में हम ले जाएंगे आपको कि बातों में ही आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम अंग्रेजी कब सीख गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26, ठीक है ना। यहाँ पर 26 लेटर्स होते हैं A to Z। अब इन 26 लेटर्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं अपने? वोवेल, सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब वोवेल, सेमी वोवेल, कॉन्सोनेंट क्या है मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है ना। वोवेल को स्वर बोलेंगे,
साई वोवेल क्या है आपका अर्धस्वर है, और कंसोनेंट क्या है आपका व्यंजन है। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, वर्ड पर, क्योंकि वर्ड कैसे बनता है, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनके समूह से वर्ड बनता है, लेकिन समूह का भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए तब वर्ड बनेगा। और उस अल्फ़ाबेट के लेटर्स जो वर्ड में आ रहे हैं तो उसमें या तो वोवेल होगा, सही वोवेल या कंसोनेंट होगा, ठीक है ना। अब वर्ड के बाद आगे बढ़ते हैं हम तो कहाँ पहुँचेंगे, सेंटेंस या फ्रेज, वाक्य या वाक्यांश। जैसे मैंने कहा द सनराइज इज इन द ईस्ट, तो द सनराइज इज इन द ईस्ट क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। और जो इसमें इन द ईस्ट आया हुआ है फ्रेज हो गया, वाक्यांश हो गया, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं। अभी कई लेटर से मिलाए थे हमने तो बना था हमारा वर्ड, कई वर्ड्स को मिलाया तो बन गया सेंटेंस या फ्रेज। सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जो आगे पढ़ाएंगे आपको हम। अब देखिए कई सेंटेंस मिलाएंगे तो बनेगा हमारा पैराग्राफ। देखा ना कि लेसन होते हैं, लेसन का मान लो कोई भी लेसन निकाल लिया हमने तो उसमें कई सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। और कई पैराग्राफ मिलके बनेगा हमारा एक लेसन या एक चैप्टर। और कई लेसन या चैप्टर मिलके बनेंगे हमारी एक बुक। और कई बुक्स मिलकर के बनती है लाइब्रेरी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सफ़र अल्फ़ाबेट से शुरू किया था A to Z से, और प्रॉपर वे में जाने से कहाँ पहुँचे, लाइब्रेरी पर। प्रॉपर वे मीन्स कि पहले हमने वोवेल, साइन वोवेल, कौन, फिर पढ़ा हमने वर्ड, फिर पढ़ा हमने सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर लेसन पर पहुँचे, फिर बुक, फिर लाइब्रेरी। इस सिस्टम से हम लाइब्रेरी पर पहुँच गए। अब देखते हैं वावेल, सही वावेल और कंसोनेंट क्या है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वावेल। जिसको हम स्वर कहते हैं। मैंने आपको दोनों लैंग्वेज ली हैं, इंग्लिश और हिंदी, ताकि आप अच्छे समझ सकें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं उनको दिक्कत आ जाती है समझने में, है ना। तो हमने निर्णय लिया कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा, ताकि आप उस ग्रामर को समझ सकें। वोवेल, स्वर। स्वर क्या है, ऐसे लेटर्स, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात ये अक्षर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको हम वावेल या स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रहेंगे, इनके उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। और अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वावेल होते हैं, 5 वावेल्स। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावेल्स इस प्रकार से होते हैं। अब मैंने जो बताया कि इनमें किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है, तो सहायता कैसे नहीं ली जाती आगे चल के मैं बता रहा आपको। अब देखिए सेमी वावेल, जिसको हम अर्धस्वर कहते हैं। ये अर्धस्वर क्या है, अर्धस्वर जो हमारे इन 5 लेटर्स जो हैं, 5 लेटर्स जो हैं वावेल के, उनको छोड़ करके 21 कंसोनेंट हैं जो, उनमें से 2 लेटर्स निकाल लेते हैं, वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। लेकिन जब हम कंसोनेंट से 2 लेटर्स निकाल के यहाँ रखेंगे तो वो कंसोनेंट भी कहलाएंगे,
और सही बबल कहलाएंगी। लेकिन इसकी कंडीशंस हैं कि किस परिस्थिति में हमें कंसोनेंट कहना है और किस परिस्थिति में सही बबल कहना है। तो ध्यान दें थोड़ा सा आप, जब W और Y केवल 2 ही लेटर्स ऐसे हैं, जब W और Y किसी शब्द के मध्य में या अंत में, किसी शब्द के मध्य में या अंत में आते हैं तो ए अक्षर मीन्स W और Y स्वर की ध्वनि देते हैं और सेमी बावल कहलाती हैं। समझ आया ना बच्चों आप लोग को कि जब W और Y किसी शब्द के बीच में हो या अंत में हो तो ऐसी स्थिति में इनका साउंड जो होगा, ध्वनि जो होगी वो बावल की भांति निकलेगी और उस कंडीशन में है सही बावल कहलाएंगी। थोड़ा समझने के लिए देखते हैं यहाँ पे हम कि W और Y, W का उच्चारण वाह रहेगा और Y का या रहेगा। लेकिन जब W का उच्चारण वाह है, Y का या है, तब इसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना, व्यंजन ध्वनि यही। अब जब W और Y से कोई शब्द प्रारंभ होगा तब वहाँ W और Y का उच्चारण वा और या आएगा, क्रमशः वा और या आएगा, W का वा और Y का या आएगा। लेकिन यही W Y जब किसी शब्द के बीच में आ जाए या अंत में आ जाए तो उस समय उसका उच्चारण वा और या बिल्कुल नहीं होगा, उसका साउंड वोवेल साउंड होगा और वह सही वोवेल कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं हम आप इसको। जैसे मैंने लिखा विंडो, अब यहाँ देख सकते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? विंडो। अब W यहाँ भी है और W यहाँ भी है। ये W प्रारंभ में है, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा वर्ड, ये लास्ट में आ गया तो इस W को हमने क्या बोला? वा बोला। लेकिन इस W को वा नहीं बोल पा रहे हैं हम, ऑटोमेटिक इसका साउंड वोवेल में पहुंच गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये W जो स्टार्टिंग में था जिसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वाह हो रहा, तो ये कौन सा उच्चारण हो रहा? कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट उच्चारण मीन्स ये कॉन्सोनेंट हो गया। लेकिन वही वर्ड में W लास्ट में है तो इसका उच्चारण वाह नहीं कर पा रहे हम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेमी वावेल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, FLOWER। इसको अधिकांश बच्चे फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावर। और यदि ऐसा उच्चारण बोल रहे हैं तो इसका आशय यह है कि या तो मैं आपको गलत जानकारी दे रहा या फिर ये उच्चारण गलत है। तो निश्चित रूप से मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, तो इसका आशय यह है कि ये गलत है। अब ऐसे भी देख लें, जो मैंने सही वोवेल की कंडीशन बताई हुई है आपको कि W कहाँ है? बीच में है, और बीच में है तो इसका उच्चारण वाह हो ही नहीं सकता है। वाह कब होना है इसका उच्चारण? जब स्टार्टिंग में है, शुरू में है, इसका उच्चारण वाह हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यह आपका उच्चारण गलत है। अब सही उच्चारण क्या है इसका? अच्छी डिक्शनरी में हम देखेंगे तो या तो आपको फ्लावर ऐसा लिखा मिलेगा या आपको फ्लावर ऐसा लिखा मिलेगा। सही उच्चारण ये रहेगा आपका। और ऐसी स्थिति में W क्या हो जाएगा? सेमी वावेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लावर जो बोलते हैं तो फ्लावर या फ्लावर, वह उच्चारण हम बीच में W होने की वजह से कर ही नहीं पाएंगे। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, आमी।
अधिकांश लोग आर्मी बोलते हैं इसको। तो यह जानकारियाँ भी आपको आगे चल के दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन सा लेटर साइलेंट रहता है किसी वर्ड में, वो जानकारी आगे देंगे आपको हम। तो अभी हम देखते हैं आर्मी, नॉट आर्मी, आर्मी। अब ये बाई है, बाई का उच्चारण हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आर्मी बोला हमने, आर्मी मी माने वोवेल साउंड हो गया इसका। तो ये आपका बाई क्या हो जाएगा, सेमी वोवेल, क्योंकि यह बाई आर्मी में बाई लास्ट में था और लास्ट में यह स्वर की ध्वनि दे रहा। आपने बोल के भी देख लिया, मैंने ही बता दिया बोल के। अब देखिए यदि हम लेते हैं याक, बाई एक ही, अब इसका उच्चारण या, बाई का या हो रहा याक, लेकिन इसी बाई का उच्चारण यहाँ या नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि नियम था उसका, तो हो ही नहीं सकता था वो। तो यहाँ पे ये बाई आपका कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। तो क्लियर हो गया ना आपको कि बाबल क्या है और साई बाबल क्या है। अब आते हैं हम कॉन्सोनेंट के ऊपर, ठीक है ना बच्चों। देखते हैं कॉन्सोनेंट क्या है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, है ना। अब हम देखते हैं अपने तीसरे भाग को, अल्फ़ाबेट के तीसरे भाग को, है ना, कंसोनेंट, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं। अब व्यंजन क्या है, इन अक्षरों के उच्चारण में हमेशा हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। बगैर स्वर की मदद के हम इनके उच्चारण नहीं कर पाते हैं। देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कंसोनेंट कितने आएंगे, इनको हटा दीजिए आप 26 में से, तो कितने बचेंगे 21। अब 21 कौन कौन से होंगे देखिए आप, बी सी डी एफ ई, यहाँ पहुँच गया तो एफ, जी एच आई वहाँ पहुँच गया, जे के एल एम एन वो पहुँच गया वहाँ, पी क्यू आर एस टी यू पहुँच गया वहाँ, भी डब्लू एक्स वाई और जेड। इस तरीके से 21 कॉन्सोनेंट हैं। अब हम अपनी संतुष्टि के लिए काउंट कर लेते हैं। काउंट करने से क्या फ़ायदा होता है, कहीं धोखे से हमने कोई बबल तो नहीं लिख दिया उसमें, ये पता चल जाता है हमें काउंट करने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी क्लियर है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम, जो मैंने अभी बताया था कि स्वर बाबल के उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अक्षर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किंतु कंसोनेंट के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। क्योंकि अब देखो, अब समस्या आती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें आपने कहा सहायता नहीं ली जाती है किसी अन्य अक्षर की, और इसमें स्वर की सहायता ली जाती है, तो इसको कैसे हम समझ पाएँ कि सहायता ली जाती है और नहीं ली जाती है। तो देखिए आप, हम इसके किसी भी लेटर को बोलेंगे तो इसका साउंड इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखिए ए, अब इसको लंबा खींचते हैं हम, ए, तो इसका साउंड इसके बाहर नहीं गया, ठीक है ना। ई, अब ई आप देख सकते हैं, खुद बोल के देख सकते हैं। आई तो ई, ओ, यू, पांचों लेटर्स अल्फ़ाबेट में जो वोवेल्स थे उसके हमने बोल के बता दिया आपको, आप खुद बोल के देख सकते हैं कि इसका साउंड इस ग्रुप के बाहर नहीं जाएगा। अब आते हैं हम
कंसोनेंट के उच्चारण पर। 21 कंसोनेंट जो हैं उसके हम किसी भी लेटर को बोलने का प्रयास करें तो बगैर इनके मदद के हम नहीं बोल पाएंगे। कैसे देखते हैं। बी, अब बी बोलने से काम नहीं चलेगा। बी, बी, आपने बी बोला तो किसकी मदद ली आपने? ई की मदद ली। हम कह दें आपसे ई को वाला कर दें आप, फिर बोल के दिखाएं, मुमकिन ही नहीं है, आप बोल ही नहीं पाए। बोल के देख लीजिए आप। बी, सी, डी, एफ, तो ए, एफ। अब ये निकाल दो, बोलो आप, नहीं बोल पाओगे आप। ऐसे ही कोई भी लेटर चेक कर लेते हैं हम। के, एन, तो ए, एन। हमें इसकी मदद तो लेनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम कंसोनेंट नहीं बोल पाएंगे। तो बच्चों क्लियर हो गया ना कि हमें जो बताया था कि स्वर के उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता हमेशा ली जाती है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, आज हम लोगों ने क्या सीखा कि अल्फ़ाबेट और लैंग्वेज ग्रामर रिलेशनशिप, भाषा व्याकरण संबंध, फिर ग्रामर का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, व्याकरण का भाषा से संबंध क्या है, और हमने बताया था आपको कि व्याकरण से भाषा से संबंधित नियमों का पता चलता है, जिससे हम किसी भाषा के पढ़ने और लिखने के शुद्ध रूप का पता लगा लेते हैं कि हमें कैसे शुद्ध रूप में पढ़ना है, कैसे शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है ना। सीधा संबंध क्या है व्याकरण का? सीधा संबंध यह है कि हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के लिए होती है, व्याकरण भाषा के लिए होती है। तो हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है, ना हताश होना है। ठीक है ना। हम 24 आवर्स हर क्षण हर पल आपके लिए समर्पित हैं, संकल्पित हैं आपको पढ़ाने के लिए। आपको कभी भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। लेकिन अपनी समस्या को रोक के नहीं रखना है। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है अपने वर्ड पर। वर्ड क्या है मोटे तौर पर बता देता हूँ आपको, पढ़ाऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको। फिर सेंटेंस पर। वर्ड क्या है? वर्ड जो है लेटर्स के ग्रुप से बनता है, और लेटर्स के ग्रुप से ही वर्ड नहीं बन जाता है। जैसे हमने कहा लेटर्स का ग्रुप वर्ड है, अब मान लीजिए हम लगा TCA, तो कोई वर्ड नहीं हुआ, ग्रुप तो लेटर्स का है लेकिन कोई शब्द नहीं हुआ। अब हम कहते हैं CAT, तो ये आपका वर्ड हो गया। हमने कहा OCW, ये कोई वर्ड नहीं हुआ, भले ही ग्रुप है लेटर्स का, लेकिन हम कहते हैं COW, तो ये आपका वर्ड है। इसलिए थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं हम कि आगे जो पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, तो आप इसको पहले से पढ़ के रखें तो बड़ा मज़ा पढ़ने में आपको आएगा, हमें पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा। अब हमने कहा टेबल, TABLE, ये लिखा हमने, तो ये आपका प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत है। इसी को हम लिख दें TABLE, तो टेबल हो गया। अर्थात हमने देखा कि लेटर्स के ग्रुप को हमने किया, यहाँ भी किया, लेकिन यहाँ ये वर्ड नहीं बन रहे हैं और यहाँ वर्ड बन रहे हैं। तो हम कहाँ दिमाग पहुँचाएंगे अपना कि लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसे वर्ड कहेंगे। मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सम सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे कहाँ? सेंटेंस पर। तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा वर्ड का समूह। अब वर्ड का समूह भी ऐसा नहीं किस तरीके से करने से लेटर्स का किया था उल्टा सीधा, है ना। वर्ड का समूह भी कैसा होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। उसका पूरा सेंस निकालना चाहिए। जैसे हमने कहा वर्ड लिख रहे हैं हम
ये लिखा हमने हॉकी इज रवि प्लेइंग, ये क्या है, वर्ड का समूह है, ठीक है ना। लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अब पूरा अर्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रवि इज प्लेइंग हॉकी, तो हम समझ सकते हैं कि ये आपका सेंटेंस नहीं है और ये आपका सेंटेंस है। तो अब परिभाषा क्या दे देंगे हम कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यहाँ बर्ड में क्या था, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सम सेंस, सम सेंस कुछ अर्थ, अक्षरों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ देता है उसे हम शब्द कहते हैं। और ग्रुप ऑफ लेटर्स, अब लेटर्स का समूह, लेटर ग्रुप कैसा समूह, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो हमें पूरा अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य का काइंड्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग बहुत अच्छे से जो मैंने आज पढ़ा है उसको पढ़ेंगे, दोहराएंगे घर में जाके। प्रॉब्लम आती तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना। और आगे अगले वीडियो में मैं आपको वर्ड और सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जानकारी दूंगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।